हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 16 दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारकों का योगदान है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का 1 और 3 क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन हो जाएंगे बी। विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? नीरज कुमार गुप्ता समिति। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की गई। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की गई 1957 में। 1957 में। ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसाला बॉन्ड। ऑप्शन हो जाएंगे बी, मसाला बॉन्ड। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? नया पैसा कब पैसा हो गया? तो हो गया था 1 जून 1964 से। 1 जून 1964 से। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ की है। ये दोनों के दोनों क्या है? सही दिए गए हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? तो जनता के बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। जनता के बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ मुद्रा गुणक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा के रूप में। बृहद मुद्रा आरक्षित मुद्रा के रूप में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? 115 करोड़ का। 115 करोड़ का। कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? एसडीआर मुद्रा। एसडीआर मुद्रा। भारत में मुद्रा संबंधित नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बार इसे कंफर्म भी कर लेंगे। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। मुद्रा प्रसार के बारे में जो सत्य है उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा प्रसार की दर से नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। यह क्या है? गलत दिया गया है। बाकी सब सही दिया गया है। देख लेंगे आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात।
अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं से। डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं हार्ड करेंसी से। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटीज में व्यापार करना। सिक्योरिटीज में व्यापार करना। खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित है। खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं साख नियंत्रण के परिणात्मक विधियों में। साख नियंत्रण के परिणात्मक विधियों में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? किसका महत्वपूर्ण अंश है? तो हो जाएगा सावधि जमाएं। सावधि जमाएं। सिडबी की स्थापना की गई है। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है? वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए वैध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इरडा नियमन करती है। इरडा नियमन करती है बीमा कंपनियों का। बीमा कंपनियों का। निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा सर्वप्रथम स्थापित की है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है एसबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी एसबीआई। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की? चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की है आईसीआईसीआई ने। ऑप्शन नंबर ए। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम। ऑप्शन नंबर बी अग्रणी बैंक योजना। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया? तो अग्रणी बैंक योजना। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया था और 6 बैंकों का 1980 में। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने बनाए हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है सीआरआर और एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन। ऑप्शन हो जाएंगे डी। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों का अर्थ है? बताइएगा। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
योग लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। उपरोक्त सभी के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्ड संचालन कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? किसके बदले? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति। उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 प्रश्न देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? कौन सा उद्देश्य नहीं था? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना उद्देश्य था। व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, कर आधारों का बढ़ावा देना, जबकि जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना यह उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो कृषि, दुर्बल वर्ग और लघु एवं छोटे उद्यम को। ऑप्शन हो जाएंगे डी। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? किसके लिए साख का स्रोत है? यह हो जाएगा निगम उद्योग, कॉरपोरेट उद्योग। ऑप्शन हो जाएंगे बी। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 12 जुलाई 1982 मुंबई में। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? एक विकास बैंक के रूप में। एक विकास बैंक के रूप में। 58 नंबर प्रश्न मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा क्या? देखते हैं। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में और सिडबी की स्थापना 1990 में। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना आईसीआईसीआई की स्थापना 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यहाँ पे सिडबी ध्यान रखिएगा, सिडबी 1990। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। दिया गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? सहयोग निधियों का नियमन करती है सेबी। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? यह करता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? कौन सी एक वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति है? किसानों की साख। किसानों की साख। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी।
स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड में फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? पेंशन फंड्स ऑप्शन नंबर डी। नया टॉपिक है मुद्रास्फीति एवं पूंजी बाजार। चलिए इसे भी देखते हैं। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का प्रसार, घाटे की वित्त व्यवस्था, इनपुट के मूल्यों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में रहता है? बताइएगा। व्यापारी वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। अपस्फीति एक स्फीति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? सरकारी खर्च में कटौती। ऑप्शन नंबर डी। भारत में मुद्रास्फीति का कौन सा स्वरूप पाया जाता है? संरचनात्मक। बाजार मूल्य संबंधित है। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य से। काली मुद्रा क्या है? ब्लैक मनी क्या है? अवैध आय जिस पर आय कर नहीं दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति मूल्यों में गिरावट की आशा करता है उसे कहते हैं बियर। क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। भारत के पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? सेबी को। ऑप्शन नंबर ए, सेबी को। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस दर में मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। शून्य रहे। उसी टाइम मुद्रास्फीति की शून्य दर कम मानी जाती है। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर देखते हैं। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। ऑप्शन नंबर ए। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन के सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2021-2026 के लिए +2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? भारत सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह माल तथा सेवाओं के समान कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। ऑप्शन नंबर सी। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं समय देते चलूंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विगत वर्ष की कीमतों पर स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है।
या विगत वर्ष की कीमतों पर स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विदेशी व्यापार का नियमन। विदेशी व्यापार का नियमन। ऑप्शन नंबर बी। VSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इसमें कितने कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है? 30 कंपनियों को। कितने कंपनियों को? 30 कंपनियों को। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ऑप्शन नंबर डी। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। नई थोक मूल्य सूचकांक का श्रृंखला का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ 17 मई 2017 को। थोक मूल्य सूचकांक 12 मई 2017 को प्रारंभ हुआ। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद को। विनिर्मित उत्पाद को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिंस फ्यूचर्स व्यापार। जिंस फ्यूचर्स व्यापार। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है? कौन से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र। राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र। भारत में रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता कब से लागू किया गया? भारत में रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता कब से लागू किया गया? 1994 से। 1994 से। मिबोर क्या है? मिबोर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? यह हो जाएगा ऋणी। ऑप्शन नंबर सी ऋणी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया? निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया है? सेबी। ऑप्शन हो जाएंगे बी सेबी। सेबी में। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो हो जाएगा IFCI। IFCI। ऑप्शन हो जाएंगे डी। निजी निवेश को कहा जाता है। निजी निवेश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरित निवेश। क्या कहा जाता है? प्रेरित निवेश। प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन से क्या तात्पर्य है? ग्रीन शू ऑप्शन से क्या तात्पर्य है? तो पहली बार सूचीबद्ध कंपनी के लिए ओवर अलॉटमेंट प्रावधान। पहली बार सूचीबद्ध कंपनी के लिए ओवर अलॉटमेंट प्रावधान। भारत डिपॉजिटरी रसीद क्या है? IDR क्या है? भारत डिपॉजिटरी रसीद क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक विदेशी कंपनी भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जारी कर भारतीय प्रतिभूति बाजार में फंड उगाहने के लिए प्रवेश कर सकती है। एक बार फिर से आप लोग भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निफ्टी से संबंधित है। निफ्टी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। ऑप्शन हो जाएगा डी।
किसी कंपनी के डिवेस्चर धारक उस कंपनी के होते हैं। किसी कंपनी के डिवेस्चर धारक उस कंपनी के होते हैं। लेनदार ऑप्शन हो जाएगा बी लेनदार। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी, 1956 में। नेक्स्ट टॉपिक है राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। फर्स्ट नंबर है भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? पहले ही बताए थे 1862 में। राजकोषीय घाटा से तात्पर्य है, राजकोषीय घाटा से तात्पर्य क्या है? तो बजटीय घाटा का योग, बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? किस घाटे का सर्वाधिक योगदान? राजकोषीय घाटा का, राजकोषीय घाटा का। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है तो घरेलू उधारों से, घरेलू उधारों से। ऑप्शन हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 7, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है, उसे कहा जाता है नीति कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है अर्थ सहायकी, अर्थ सहायकी या नहीं है, परिदान नहीं है, जबकि आयकर, सार्वजनिक ऋण, वैट यह सब है सार्वजनिक आगम का स्रोत है। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तदर्थ ट्रेजरी बिल को प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब? 31 मार्च 1997 को, 31 मार्च 1997 को। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड किससे संबंधित है? आयकर से, आयकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में, 2003 में। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? किसने पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉल्डर ने। किसने? कॉल्डर ने। ऑप्शन नंबर बी, कॉल्डर ने दिया था। कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन हो जाएंगे बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्त मंत्रालय। वह कर जिसे उन निकायों पर आरोपित किया जाता है जिनके पास ऋणात्मक बाह्य प्रभाव होता है। यह हो जाएगा पाइगोवियन कर। कौन सा कर है? पाइगोवियन कर। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है, डिवैल्यूशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग कर नहीं लगाया जाता है। सीमा कर, सेवा कर, शिक्षा कर सब तो लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1920-30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकिन्स। प्रोकिन्स, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? कर संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति चलैया समिति, ऑप्शन नंबर बी चलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? वस्तु एवं सेवा कर। भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष कर बिक्री कर नहीं है, जबकि संपत्ति कर, आयकर, संपदा शुल्क यह सब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रगतिशील कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। ये दोनों के दोनों सही है, ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है, मोडवेट का संबंध है उत्पाद कर से, उत्पाद कर से। सेनवेट का संबंध है, सेनवेट का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। भारत में किसने आमदनी पर कर को प्रारंभ किया था? किसने आमदनी पर कर को प्रारंभ किया था? जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। यह कहता है वित्त आयोग के सिफारिश पर, वित्त आयोग के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है? निगम की आय से नहीं है। पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। क्या है? उपकर। मिलान करिए, 34 नंबर प्रश्न मिलान करने के दिया गया है। ओपर जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइसेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, नकदी रिजर्व सूचकांक, नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण। एक बार आप लोग भी देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? कौन सा कर जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है? मनोरंजन कर, जबकि निगम कर, उपहार कर, व्यक्तिगत कर यह सब राज्य सरकार केंद्र सरकार लगाती है, जबकि मनोरंजन कर जो है नहीं लगाती है, राज्य सरकार लगाती है। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों के द्वारा। अर्थोपाय अग्रिम सुविधा से क्या तात्पर्य है? अर्थोपाय अग्रिम सुविधा से क्या तात्पर्य है? सरकार द्वारा प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी संकट को दूर करने के लिए आरबीआई से प्राप्त ऋण। सरकार द्वारा प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी संकट को दूर करने के लिए आरबीआई से प्राप्त ऋण। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अप्रत्यक्ष कर है। यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। 2 और 3 क्या है? सही दिया गया है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था इसलिए कहा जाता है। इसका राइट आंसर दे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? ग्राम पंचायतों द्वारा कर लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर कर, स्थानीय मेलों पर कर। ऑप्शन नंबर सी। मिलान करिए 41वां प्रश्न, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 कब लाया गया था? 2000। समुद्री मत्स्य नीति, समुद्री मत्स्य नीति 2004 और नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014। 7वां वित्तीय आयोग 1978। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में लाया गया था, राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2004 में,
नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, 7वां वित्तीय आयोग 1978। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? कोई आयकर छूट नहीं है। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? बताइएगा। पते का प्रमाण के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा करों से, टैक्स से। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K इसमें दर्शाता है। इसका राइट आंसर मुझे तो इसका समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा व्यक्तियों का समूह। APZPK 7190K दर्शाता है, व्यक्तियों का समूह दर्शाता है। ये जो 5 जो लेटर होता है क्या दर्शाता है? तो यह अंग्रेजी का अक्षर व्यक्तियों का समूह दर्शाता है। अच्छा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे। GST परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? GST परिषद के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है। GST परिषद के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है, यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया जाता है? कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया जाता है? कर दिया गया है, तो यह हो जाएगा सेवा कर। GST द्वारा समाप्त कर दिया गया सेवा कर। सार्वजनिक व्यय का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण अब समाप्त कर दिया गया है? योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय को समाप्त कर दिया गया है। योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय को समाप्त कर दिया गया है। भारत में जेंडर बटजिंग कब प्रारंभ किया गया था? भारत में जेंडर बटजिंग कब प्रारंभ किया गया था? केंद्रीय बजट 2005-06 में। केंद्रीय बजट 2005-06 में। वस्तु एवं सेवा कर के मामले में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजों की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष स्वीकार किया गया? 2015-16। 2015-16 को। नेक्स्ट टॉपिक है बजट 2023-24 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में दिया गया है। चलिए इसे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित धनराशि 48,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 79,590 करोड़। 79,590 करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इनमें से किस मंत्रालय हेतु सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? रेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस योजना हेतु केंद्रीय बजट 2023-24 से सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना। वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि वर्धक कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि वर्धक कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया है? कितना? 157। 157। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ग्रामीण घरों के लिए कितने पेयजल कनेक्शनों का लक्ष्य रखा गया है? कितने घरों के लिए? 9 करोड़। 9 करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 में 5G मतलब 5G या फिर 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए कितनी प्रयोगशालाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? यह रखा गया है 300। कितना? 300। केंद्रीय बजट 2023-24 में नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बताइएगा कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 लाख। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट के अनुसार गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर अवकाश की नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
कितना कर दिया गया है, एक बार फिर से आप लोग भी देख लीजिए क्वेश्चन। 25 लाख, कितना 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बजट 2023-24 में घोषित नई एमएसएमई योजना है? कौन सी योजना बजट 2023-24 में घोषित नई एमएसएमई योजना है? एमएसएमई के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? 2023-24 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? 7%। कितना है? 7%। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 25 लाख। 25 लाख। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? 2.40 लाख करोड़। 2.40 लाख करोड़। आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि मास्टर वीडियो बनाने के लिए कौन सा ऐप प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मास्टर वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ लेकिन मेरे को वैसा कोई ऐप नहीं मिला जिससे मैं सभी को मैं जोड़ पाऊँ। आप लोग कमेंट करके अगर इसके बारे में पता होगा तो बताइएगा मुझे। केंद्रीय बजट 2023-24 कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिसे वित्त मंत्री ने अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि कहा? तो यह 7 हो जाएगा। 7, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 2023-24 में देश में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी 30। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है? 4.9%। 4.9%, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? 2030। किस वर्ष तक? 2030 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रमुख ट्रेनों के कितने कोचों की नवीनीकरण की योजना बनाई गई है? 1000 से अधिक। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एम्लियरेशन ऑफ द मदर अर्थ, बहुत बड़ा नाम है। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म लता दिया गया है। पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग से। केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियां हेतु नकद निकासी पर स्रोत पर कर कटौती की उच्च सीमा में वृद्धि कर कितनी कर दी गई है? 3 करोड़। 3 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च करना अनुमानित है? कितनी राशि खर्च करना अनुमानित है? 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़। बजट 2023-24 में घोषित मिष्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिष्टी पहल किससे संबंधित है? मैंग्रोव से। गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? 500, ऑप्शन नंबर सी 500। भारत द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 से पूंजीगत निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? भारत द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 23, ऑप्शन नंबर सी 23। सिकल सेल एनीमिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य बजट 2023-24 में निर्धारित किया गया है? सिकल सेल एनीमिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य 2023-24 में निर्धारित किया गया है? 2047 तक। 2047। बजट 2023-24 में किस फसल को श्री अन्न से संबोधित किया गया है? श्री अन्न से संबोधित किया गया है मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर सी मोटे अनाज। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया गया है, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। एक वीडियो और आएगी, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी प्रैक्टिस सेट है एनसीईआरटी का आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पहले का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।